heading the potentiometer. Now this particular instrument is in our competitive exam syllabus, पर regular के syllabus में ये अब cancel है, तो इसको अच्छी तरह से करना है। और पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर याद है क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो, तो वो वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो वो आइडियल है। और आइडियल का मतलब कहने के लिए आप कह सकते हो कि इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, पर अगर वोल्ट मीटर की इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगी तो वो रीडिंग ही नहीं ले पाएगा। रीडिंग कैसे लेगा? क्योंकि उसमें तो करंट ही नहीं जाएगा, और जब करंट नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी। तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये एक आइडियल वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। और हम जो पोटेंशियोमीटर है उसको यूज़ करते हैं टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। स्पेशली इट इज़ यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब एज अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम है आपको कोई भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताना, तो पोटेंशियोमीटर का भी यही काम है, कोई भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। लेकिन ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट। जब सर्किट में करंट ज़ीरो करके आपको ये 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो हमें पता है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है, दिस पोटेंशियोमीटर इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर एंड इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब देखो, अगर मैं वैसे नॉर्मल वोल्ट मीटर की बात करूं, हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। मैं ये जो गिवन सेल है इसका ईएमएफ मेजर करना चाहता हूँ। लिखा नहीं हुआ कि इसका ईएमएफ क्या है, मैंने ये ईएमएफ मेजर करना है। मैंने क्या किया, इसके जो 2 टर्मिनल्स हैं, क्योंकि ये वाली तो इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल होती है, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है। तो अगर मैं ये जो टर्मिनल्स हैं, कौन से टर्मिनल्स, ये एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, अगर ये दोनों टर्मिनल्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक वोल्ट मीटर के साथ, अगर मैं एक वोल्ट मीटर के साथ इनको ज्वाइन करता हूँ, तो जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता है दैट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो हमने कहा था कि हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो ऑब्वियसली जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा? स्मॉल करंट होगा। लेकिन करंट फ्लो तो करेगा, और अगर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं उन पे पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं रहेगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ये जो टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं इन टर्मिनल्स पे जो P है वो E के इक्वल हो, तो आपको ये I को क्या करना पड़ेगा? 0। I को 0 करने का क्या मेथड है? I को 0 करने का मेथड है कि ये वोल्ट मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बना दो। आइडियल वोल्ट मीटर मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है उसको इन्फिनाइट कर दो। बोलना तो आसान है, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट कर दूंगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, पर उसमें फिर डिफ्लेक्शन कैसे आएगी? क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर नीडल है, नीडल ने डिफ्लेक्ट कैसे डिफ्लेक्ट करना है? नीडल तो तभी डिफ्लेक्ट करेगी ना जब उसको करंट मिलेगा, वो करंट उसके अंदर डिफ्लेक्शन लाएगी। जब करंट ही नहीं मिलेगा तो डिफ्लेक्शन कैसे आएगी? और अगर डिफ्लेक्शन नहीं आएगी तो फिर रीडिंग कैसे लोगे? तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ नहीं निकालेगा। वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल
के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेगा, और टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा ईएमएफ से कम ही होगा। तो अब बात है कि ईएमएफ फिर कैसे निकालना है। तो ईएमएफ को निकालने के लिए हमारे पास ये डिवाइस है, इसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पोटेंशियोमीटर में हम करते क्या हैं, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास ये एक लॉन्ग वायर है ए बी, ये हमारे पास ये देखो ये लॉन्ग वायर है ए बी, और हम जितना हो सके उतना इसको लॉन्ग लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको 400 सेंटीमीटर लॉन्ग लिया है, मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ हमने ली है वो कितनी मीटर ली है, 4 मीटर। हम प्रेफर करते हैं कि ये जितनी ज़्यादा हो सके उतनी लंबी हो, जनरली 10 मीटर की भी होती है ये लेंथ। हमने देखो मीटर ब्रिज किया था, याद है, स्लाइड वायर ब्रिज किया था। मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज में जो वायर थी उसकी लेंथ हमने 1 मीटर ली थी, तभी उसको मीटर ब्रिज कहते थे। पर यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं वो कम से कम 4 मीटर ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वो आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 मीटर लेंथ आ गई, और ये देखो ये वुडन स्केल है, यहाँ पे ये मीटर स्केल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये हर लेंथ कितनी है, 1 मीटर, ये हर लेंथ 1 मीटर। और ये आपके थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये क्या है, ये आपकी थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं। थिक कॉपर स्ट्रिप्स का मतलब ये आपके वो स्ट्रिप्स हैं जो आपके कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, पर इनकी खुद की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, 0 है। और ये जो वायर आप यूज कर रहे हो ये कॉन्स्टेंटन या मैग्निन की बनी हुई वायर, तो इसमें अगर करंट फ्लो करेगा ये वायर थोड़ी गर्म भी हो जाएगी तो भी इसकी रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत लो है, इसका अल्फा बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, आपके पास यहाँ पे ये एक सेल है, इस सेल को हम ड्राइविंग सेल कहेंगे। इस सेल को हम क्या कहेंगे, ड्राइविंग सेल। ये वो सेल है जो पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। तो वो सेल जिसके कारण इस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ये आपका ड्राइविंग सेल है। ये जो ड्राइविंग सेल है, इस ड्राइविंग सेल को हमने कनेक्ट किया है विद एन एमीटर एंड अ रियोस्टेट टू दिस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। तो ये जो ए बी है ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गई। अच्छा, ये अलॉय की बनी हुई है तो इसकी खुद की भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि कांस्टेंट एंड मैग्नेट अलॉय हैं तो इनकी इसकी खुद की भी क्या है, रेजिस्टेंस है। और साथ में आपने यहाँ पे ये क्या कनेक्ट कर दिया, एक रियोस्टेट, और ये आपने विद द हेल्प ऑफ एमीटर यहाँ पे ये सारा कनेक्शन कर दिया। तो ये पोटेंशियोमीटर का गिवन आपका कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पे लेटेस्ट से ये जो गिवन वोल्टेज है, जस्ट समझाने के लिए, ये 12 वोल्ट है, और लेटेस्ट से ये जो वायर आपने ली है, ये ए बी वायर जो आपने ली है, इस वायर ए बी की सपोज रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। जस्ट समझाने के लिए, अगर मैं इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस 5 कर दूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 10। और ये जो आपके पास 6 वोल्ट है ये यहाँ पर और इस वायर के क्रॉस इक्वली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो दोनों में 6 वोल्ट। तो ये जो वायर है, वायर, ये जो आपका वायर है, इस वायर के क्रॉस ए से लेके बी के बीच में आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस किया वो कितना कर दिया, 6 वोल्ट। अच्छा, आप अगर कहते हो कि नहीं यार मैं ये ना वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, आपने डिसाइड किया कि मैंने इसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो आपने ये रियोस्टेट की जो रेजिस्टेंस है, इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को लेटे से आपने 2.5 ओम कर दिया। आपने पढ़ा हुआ है कि जब सीरीज में रेजिस्टर्स होते हैं तो करंट तो सेम होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड होता है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस 5 ओम है आपकी जो वायर आप ले रहे हो,
और वो इससे डबल है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा रियोस्टैट से। तो अगर रियोस्टैट से डबल हो जाएगा तो अब वो जो 12 है, 12 के 3 इक्वल पार्ट्स कर दो, तो यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा 8 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ गया 4 वोल्ट। तो आपने क्या किया, आपने वो जो ए बी वायर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को डिक्रीज करके। तो अगर मैं रियोस्टैट की रेजिस्टेंस कम करूंगा तो ये जो वायर है, वायर ए बी, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं ये रियोस्टैट की रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो सारी की सारी यहाँ पे आपकी वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाएगी। जैसे जैसे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा ये वोल्टेज कम होती जाएगी। आपने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस 2.5 कर दी तो यहाँ पे 8 हो गया, आपने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस 5 कर दी तो वहाँ पे 6 हो गया, आपने रियोस्टैट की रेजिस्टेंस जो है वो आपने लेटेस्ट से बढ़ा दी 10 कर दी, तो उस साइड आपका जो गिवन वोल्टेज है वो अब 4 वोल्ट हो गया, क्योंकि 10 डबल हो गया ना। अब रियोस्टैट की रेजिस्टेंस आपने 10 कर दी और आपकी वायर 5 है, तो अब वायर का जो गिवन रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गया रियोस्टैट से। तो अब वायर के क्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 4, और रियोस्टैट के क्रॉस कितना हो गया 8। तो आप जैसे जैसे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। अगर आप रियोस्टैट की रेजिस्टेंस कम करोगे तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, और वो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इस ड्राइविंग सेल के कारण आएगा। तो ऑब्वियसली जो आपका ये ए बी वायर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ड्राइविंग सेल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 12 है तो मैक्सिमम ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 12 होगा अगर रियोस्टैट की रेजिस्टेंस 0 है। और जैसे जैसे रियोस्टैट की रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो वायर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारे पास पहले तो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस का जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो हो गया। अब ये जो गिवन अरेंजमेंट मुझे नज़र आ रहा है, इस गिवन अरेंजमेंट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस की को प्रेस करके सर्किट में करंट फ्लो कराऊंगा, और करंट ऐसे फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये ड्राइविंग सेल सर्किट में क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा। अच्छा, जब ड्राइविंग सेल सर्किट में करंट फ्लो कराएगा तो अगर मैं यहाँ पर ये जहाँ पे 0 मार्क लिखा है वहाँ पे मैं लेटे से एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा यहाँ पे, और ये मेरा वोल्ट मीटर का हाई पोटेंशियल हो गया, इधर लो पोटेंशियल, और ये मेरे पास लेटे से अब मूविंग टर्मिनल है, ये मेरा जॉकी हो गया मूविंग टर्मिनल। मैंने क्या किया, ये जो गिवन जॉकी है इसको लेटे से मैंने यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे इस जगह पे मैंने जॉकी को लगा दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे जॉकी को लगाया तो ये देखो, ये मेरी यहाँ से लेके ये और फिर यहाँ से लेके ये मेरी लेंथ होगी, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरी लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज। तो अगर मैं लेटे से ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या आएगी, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ए से लेके जे तक जो पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग आएगी दैट विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू जे, क्योंकि करंट तो सेम फ्लो करेगा पूरे इस सर्किट में, सेम करंट फ्लो करेगा, सीरीज है सारा सर्किट। यहाँ पे आई रो एल फ्रॉम ए टू जे ओवर ए, और ये जो एल आपको नजर आ रहा है ये वाला एल, ये आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास वुडन स्केल है देखो, तो ये वायर जो 1 मीटर वायर है इसके नीचे स्केल लगी हुई है, उस स्केल के हेल्प से आप देख सकते हो कि आप कि ये जो लेंथ है ये कितनी है। तो आपने ये लेंथ देख ली, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो पूरे वायर में आई कांस्टेंट है क्योंकि सीरीज है, पूरी वायर की रेजिस्टिविटी भी सेम ही है क्योंकि वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म वायर है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है
ये आ जाएगा कांस्टेंट इनटू लेंथ फ्रॉम ए टू जे। ये जो आपका गिवन लेंथ है वो आप गिवन स्केल से निकाल लोगे, और जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है अगर आप नोटिस करो तो वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है कि आपका जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द गिवन लेंथ ऑफ दिस वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये जो वायर आप देख रहे हो ए बी वायर है, इस वायर का आप कोई भी छोटा सा पीस ले लो, उस छोटे से पीस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उस छोटे से पीस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे ये जो आपका के कांस्टेंट आ रहा है, अगर आप इस के कांस्टेंट को देखो तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है, दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द लेंथ। जितने पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो उतने ही पोर्शन की लेंथ। और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मैंने इसको के कहा था, देखो मैंने इस चीज को कांस्टेंट कहा था, और इट इज इक्वल टू आई रो ओवर ए। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको के नजर आ रहा है, ये के क्या है? दिस के इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज इट इज वी बाय एल। ग्रेडियंट का मतलब होता है एनी क्वांटिटी विच इज चेंजिंग विद लेंथ। और आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपका जो V है, वोल्टेज है, वो ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है। कैसे? लेंथ के साथ। एंड हाउ मच इज द वोल्टेज ड्रॉप विद लेंथ? V बाय एल। वो आपका ये K है। तो इस K को हम यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। तो ये अब आपका गिवन पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि आप इस पोटेंशियोमीटर की वायर पे जब मूव करते हो तो जैसे जैसे आप वायर पे मूव करोगे, जितनी भी वायर की लेंथ आप लोगे, उस लेंथ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे ये जो वायर है ये पूरी की पूरी ए बी वायर ले लूँ, ए से लेके बी, तो मेरे पास ये टोटल ए बी ओवर टोटल लेंथ, क्योंकि ये अगर पोर्शन आप पूरी वायर ले लो तो टोटल ए बी ओवर टोटल लेंथ, तो ये आपका के आ गया। अब ये जो के है इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये के जितना स्मॉल होगा, जितना ये स्मॉल होगा उतना ज़्यादा आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव होगा। जितना ये स्मॉल होगा उतना आपका पोटेंशियोमीटर जो है वो सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव का क्या मतलब है? सेंसिटिव का मतलब है कि वो छोटी सी छोटी वेरिएशन को भी डिटेक्ट करेगा। अब छोटी छोटी वेरिएशन को डिटेक्ट करने का मतलब देखो, अगर मेरे पास ये लेंथ है और मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेटे से ये लेंथ जो है, जस्ट समझाने के लिए ये 10 सेंटीमीटर है, जस्ट समझाने के लिए, और मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सपोज 10 वोल्ट है, तो मेरा जो के होगा वो आ जाएगा 10 ओवर 10 सेंटीमीटर, तो आ गया 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मूव करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर मैं इसका एक छोटा सा 1 mm पीस लूंगा तो 1 mm पीस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0.1 वोल्ट। तो अगर मैं 1 mm से इस वायर पे मैं 1 mm से आगे जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल का डिफरेंस 0.1 वोल्ट से बदल जाएगा। 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अगर मैं 1 mm आगे जाऊंगा। 1 mm बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो अगर मैं 1 mm से आगे जाऊंगा तो ये
पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 mm हो जाएगा। आगे 1 mm और आगे जाऊंगा तो 0.2 हो जाएगा, 1 mm और आगे जाऊंगा तो 0.3 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यही जो वोल्टेज है अगर मैं इसको 1 वोल्ट कर दूं, तो फिर अगर इसको 1 वोल्ट कर दूं तो हमारे पास ये जो आएगा ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर अगर मैं लूंगा तो 0.1, और अगर 1 mm लूंगा तो 0.01 वोल्ट। तो अगर मैं 1 mm मूव करूंगा तो सिर्फ 0.01 वोल्ट का फर्क पड़ेगा। फिर एक और mm मूव करूंगा तो 0.02। तो देखो अब आप ये नोटिस करो, अगर आप 1 mm मूव कर रहे हो तो पहले कितना डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, फिर आगे 1 mm मूव किया तो 0.2, फिर आगे 1 तो 0.3। अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो 0.1 के बाद सीधा 0.2, 0.2 के बाद सीधा 0.3। तो 0.1 और 0.2 के बीच वाली वैल्यूज को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 mm से ज्यादा क्लोज कैसे मूव करोगे। 1 mm आप जब अपने जॉकी को आगे लेके जाओगे तो जैसे जैसे उसको थोड़ा आगे लेके जाओगे आपका वो जो मीटर स्केल है वो 1 mm से कम की रीडिंग नहीं ले पाएगा। तो जैसे जैसे आप एक एक mm आगे जाओगे आपका जो v है वो 0.1 से 0.2, 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4, इसका मतलब 0.2 और 0.3 के बीच वाली वैल्यूज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैंने दूसरा केस लिया है जिसमें मैंने v को 1 वोल्ट माना है और 10 सेंटीमीटर के लिए माना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप 1 mm आगे जाओगे तो v की वैल्यू 0.01 से चेंज होगी, फिर आगे 1 mm तो 0.02, फिर 0.03, 0.04। तो आप ध्यान से देखो अभी तो आप 0.1 पे पहुंचे ही नहीं हो, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ऐसे करते करते फिर आप 0.1 पे जाओगे, फिर उसके बाद 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 करके फिर 0.2 पे आओगे। तो आप नोटिस करो पहले केस में आप सीधा 0.1 से 0.2 पे जा रहे थे, अब आप जैसे जैसे एक एक mm आगे जा रहे हो आप 0.01, 0.02, इसका मतलब आप 0.1 से लेके 0.2 के बीच वाली वैल्यूज को भी क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ी सी भी वोल्टेज ड्रॉप को प्रॉपरली नोट कर सको तो आप क्या प्रेफर करोगे कि वो जो लेंथ है उस लेंथ पे v का जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए, और v ओवर l के पहले केस में देखो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर था, दूसरे केस में 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो k मैंने जितना छोटा कर दिया उस लेंथ पे मेरी जो गिवन पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यूज हैं वो उतनी स्मॉल कैलकुलेट होनी स्टार्ट होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पोटेंशियोमीटर छोटी से छोटी रीडिंग को भी कैलकुलेट करे तो आप क्या करोगे, अपने के को स्मॉल रखोगे। तो जितना के स्मॉल होगा आपका पोटेंशियोमीटर उतनी स्मॉल रीडिंग्स मेजर करेगा, उतना वो सेंसिटिव होगा। तो याद रखना है कि हमारा जो वोल्टमीटर है वो कब सेंसिटिव होगा, जब हमारे पास जो के की वैल्यू है वो स्मॉल होगी। सो पोटेंशियोमीटर विल बी सेंसिटिव व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल। तो हमें एग्जामिनर क्या करेगा, वो ऐसे ग्राफ दे देगा कि P and L graph for a potentiometer is plot and there are two different potentiometers, which one will you prefer? तो एक A और एक B, तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप इज y ओवर x b बाय l, और जितना b बाय l का मतलब k, जितना k स्मॉल होगा उतना वो आपका पोटेंशियोमीटर अच्छा सेंसिटिव मतलब अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये b की स्लोप कम है देन द स्लोप ऑफ a, तो k ऑफ b इज लेस देन k ऑफ a। तो हम इस b को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो हम b को प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियोमीटर का काम है आपको 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। इसको हम यूज करते हैं ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जब निकालेंगे तो जीरो करंट में निकालेंगे,
तो इसलिए मैं इसको एक आइडियल वोल्ट मीटर भी कह सकता हूँ। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि जब मैं वायर पे मूव करूँगा तो जैसे जैसे मैं वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा उतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और उतनी लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पोटेंशियोमीटर जो है वो सेंसिटिव हो तो उसका के जितना हो सके मैं उतना स्मॉल लूँगा। अब हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे निकालना है वो सीखेंगे। So your first application is that we will compare the EMF of cells using potentiometer. मेरे पास दो सेल्स हैं, एक सेल है ऑफ EMF E1 और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। दूसरा सेल है ऑफ EMF E2, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। और मैं ये E1 और E2 को कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं ये दोनों EMFs को कंपेयर करना चाहता हूँ। तो मैं इनको कंपेयर करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। अब देखो कुछ बातें यहाँ पे समझने वाली हैं। पहली चीज़, आपके पास ये एक एक्सटर्नल रजिस्टर है। आपने इस एक्सटर्नल रजिस्टर को एक गिवन सेल के साथ कनेक्ट किया। उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस E1 है। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये करंट फ्लो करेगा। हाँ जी, क्लियर है। और आपका जो करंट यहाँ पे आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 ओवर कैपिटल R। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक और सेल इस सर्किट में सीरीज में लगा दिया और वो है E2। अब बताओ क्या होगा, दोनों एक दूसरे के करंट को अपोज कर रहे हैं। दोनों ध्यान से देखो, एक दूसरे के करंट को अपोज कर रहे हैं। और अगर दोनों एक दूसरे के करंट को अपोज कर रहे हैं तो अब आप देखोगे कि बड़ा कौन है। तो अगर E1 E2 से बड़ा है तो अब करंट की वैल्यू ये नहीं रहेगी, अब करंट की वैल्यू बदल जाएगी। अब करंट की वैल्यू जो आएगी वो अब कितनी आ जाएगी, E1 माइनस E2 बाय R। और करंट ऐसे फ्लो करेगा जैसे पहले फ्लो कर ही रहा था, जैसे पहले फ्लो कर ही रहा था। लेकिन अगर E1 और E2 इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो होगा ये कि अब इस सर्किट में करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब इस सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और अगर बाय चांस E2 की वैल्यू E1 से बड़ी हो गई तो फिर अब करंट क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 बाय R। और करंट की डायरेक्शन अब पहले से ऑपोजिट होगी। आज समझ गए इस बात को। इसका मतलब कि अगर एक सर्किट में दो सेल्स सीरीज में लगा दें, दो सेल्स किसमें लगा दें, सीरीज में। तो अगर एक सर्किट में मैं दो सेल्स ले लूं, सीरीज में लगाऊं विद ऑपोजिट पोलैरिटी, सीरीज में लगाऊं विद ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब दोनों के देखो प्लस प्लस जोड़ दिए, ये देखो दोनों के क्या जोड़ दिए, प्लस प्लस। आज समझ में आ रहा है, दोनों के हाई पोटेंशियल साइड्स को आपस में जोड़ दिया और रखा सीरीज, तो दोनों की ऑपोजिट पोलैरिटी होगी। अच्छा, जब ऑपोजिट पोलैरिटी होगी तो अगर उसमें E1 ग्रेटर देन E2 होगा तो करंट E1 के कारण फ्लो करेगा। अगर E1 इक्वल टू E2 हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और अगर E1 लेस देन E2 हुआ तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। अब ये कंसेप्ट और जो मैंने पोटेंशियोमीटर का बात की थी कि प्रिंसिपल क्या है कि मैंने लेंथ के ऊपर मूव करना है, तो जैसे जैसे लेंथ पे मूव करूंगा तो उतनी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये वाला कंसेप्ट और ये जो अभी डिस्कस किया, इन दोनों को अब हम लगाएंगे यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर पे। हमने क्या किया, हमने ये ड्राइविंग सेल लिया और ड्राइविंग सेल लेके हमने ये जो गिवन की है इसको कर दिया प्रेस।
तो जब इसको प्रेस कर दिया तो अब ये जो गिवन सेल है यहाँ से अब करंट फ्लो करेगा, और वो जो करंट है वो इस गिवन ए बी वायर में फ्लो करेगा, और इस ए बी वायर में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इस ड्राइविंग सेल के कारण आएगा। अभी पीछे समझाया था कि ये जो ई है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में डिवाइड होगा? एक वीएबी और दूसरा रियोस्टेट, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे डिवाइड करना है ये आप रियोस्टेट आपके ऊपर है। आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस जितनी इंक्रीज करोगे ये वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ये आपके ऊपर है, या आपने यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैंने कितना देना है। आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ाई जो वीएबी का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, आप रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कम करते रहो, वीएबी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। आप चाहते हो कि सेंसिटिव करना है तो आप इसको इंक्रीज करोगे। इंक्रीज करने से यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, लेंथ तो सेम ही रहेगी। देखो लेंथ में ने तो चेंज नहीं करना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपके हाथ में है। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो ये वीएबी कम हो जाएगा, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है ये सेंसिटिव हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि अलग अलग पोटेंशियोमीटर खरीदने पड़ेंगे सेंसिटिव करने के लिए, आप रियोस्टेट के हेल्प से उस पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने एक और कही थी स्टार्टिंग में कि हम इस लेंथ को 4 मीटर प्रेफर करते हैं कि 10 मीटर लें। तो देखो जितनी मैं लेंथ नीचे बढ़ाऊंगा मेरा जो गिवन पोटेंशियोमीटर उतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब कि मैं 4 मीटर या 10 मीटर लेंथ क्यों ले रहा हूं? ताकि पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव हो जाए। तो रियोस्टेट और ये ज्यादा लेंथ रखने की सिग्निफिकेंस पता लग गई कि रियोस्टेट की भी यही सिग्निफिकेंस है कि वो सेंसिटिव हो जाए। रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ाओ, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो भी पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव करने के लिए मैं उसकी लेंथ भी बढ़ाता हूं, पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव करने के लिए मैं रियोस्टेट की रेजिस्टेंस भी बढ़ाता हूं। लेकिन अब रियोस्टेट की रेजिस्टेंस कितनी बढ़ानी है ये भी समझना है, तो वो अब आगे समझेंगे कि वो कितनी बढ़ानी है। अब यहां पे देखो मेरे पास ये वीएबी आ गया, मेरे पास ये क्या आ गया? वीएबी। ये वीएबी क्या है? ये ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां आ गया ए से बी जो यहां आया हुआ है। अब मैंने क्या किया, ये जो गिवन फर्स्ट सेल है, कौन सा फर्स्ट सेल? ये E1, इसको मैंने यहां लाके रखा, और ये जो फर्स्ट सेल है इस फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव एंड है, इस फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव एंड है उसको ए और बी का जो हाई पोटेंशियल है, अब देखो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो ए का पोटेंशियल बी के कंपैरेटिवली क्या है? हाई है। तो मैंने E1 को ये ए के साथ जोड़ दिया, मतलब दो सेल्स हो गए। कौन से दो सेल्स हो गए? एक VAB और दूसरा E1। ये जो चीज हम कह रहे हैं, मतलब ये जो E1 हो गया वो तो आपका सेल हो गया, और ये जो दूसरा है वो आपका ये वायर होगी। ये दोनों आपने ऑपोजिट ऑर्डर में लगा दिए। कैसे ऑपोजिट? दोनों के प्लस प्लस जोड़ दिए आपने, दोनों के आपने क्या किया? प्लस। और फिर आपने क्या किया, इसको एक रेजिस्टर के साथ एक गिवन गैल्वेनोमीटर लेके एक जॉकी के साथ ज्वाइन कर दिया, एक जॉकी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जॉकी एक मूविंग टर्मिनल है। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने ये मूविंग टर्मिनल, ये जॉकी को यहां लाके रखा। अब जॉकी को यहां लाके रखूंगा तो ध्यान से देखो, अब ये सर्किट देखो, ये वाला सर्किट देखो, इस सर्किट को देखो। करंट यहां से ये फ्लो करके ये यहां से गैल्वेनोमीटर से होते हुए आ गया यहां पे, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी। गैल्वेनोमीटर में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। आज समझ में आया? ठीक है।
तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेगा। और ये जो गिवन रेजिस्टेंस है ये मैंने क्यों लगाई है, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसके लिए, सेफ्टी। सेफ्टी क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम है और सेल लगा हुआ है, इसके अलावा तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर ये स्ट्रॉन्ग सेल हुआ और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर गया तो ये गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर ख़राब ना हो तो मैंने ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये रेजिस्टेंस का काम क्या है, सेफ्टी का, इसका सेफ्टी वाला काम है। हाँ जी, समझ में आ गया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो गिवन जॉकी है इसको अब यहाँ ला के कनेक्ट करूँगा। अब मैं जॉकी को किसके साथ कनेक्ट करूँगा, बी के साथ। अब जब मैं जॉकी को बी के साथ कनेक्ट करूंगा तो अब जरा ध्यान से देखो सर्किट में, ये देखो दो सेल। अब यहां देखो एक E1 और दूसरा जो आपके सर्किट में सेल आया वो ये VAB। दो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं। कौन से दो पोटेंशियल डिफरेंस, एक आ रहा है E1 और दूसरा क्या आ रहा है VAB। अभी बात समझ में आ रही है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, एक VAB और दूसरा E1। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये जो AB है, AB, ये AB जो होगा, ये वाला AB अगर E1 से बड़ा हुआ तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो पहले करंट कैसे फ्लो कर रहा था, पहले करंट आपका फ्लो कर रहा था ऐसे। अब अगर ये AB की वोल्टेज E1 से ज्यादा हुई तो करंट, क्योंकि अब क्या होगा, ये जो करंट आया है ये करंट यहां आके इस जगह आके दो पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड। एक इधर तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है इधर, और एक इधर जाएगा। और जब इधर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन पहले से E1 वाले करंट से क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। आई समझ में आ रहा है। और अगर बाय चांस E1 की वैल्यू बड़ी है, अगर बाय चांस ऐसा है E1 की वैल्यू VAB से बड़ी है, तो फिर क्या होगा कि यहां पे जो करंट आएगा वो ऐसे ही जाएगा, E1 वाला करंट भी बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहां आके ये करंट ऊपर चला गया और ये जो E1 वाला करंट है ये यहां नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां से भी दो करंट आ रहे हैं। तो दोनों करंट इस वायर में जाएंगे, दोनों करंट वायर में जाएंगे, दोनों करंट वायर में जाके दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट वैसे ही फ्लो करेगा जैसे पहले फ्लो कर रहा था। हाँ जी, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि ये जो करंट आ रहा है, देखो यहाँ करंट आके या तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा या फिर ऐसे होगा कि ये जो आपका गिवन E1 है इसका करंट और ये करंट, ये दोनों यहां पे ऐड होंगे। अगर E1 जो है वो VAB से बड़ा होगा तो फिर ये चीज होगी, और अगर ये चीज होगी तो यहां आके ये वाला करंट तो दोबारा ऊपर चला गया और ये वाला जो करंट है ये नीचे आ जाएगा। ये दो करंट, ये जो दो करंट है यहाँ आगे जाके फिर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक करंट ऊपर चला जाएगा एक करंट नीचे। और गैल्वेनोमीटर में वही वाली डिफ्लेक्शन आएगी जो पहले आ रही थी, क्योंकि अभी भी करंट E1 के अकॉर्डिंगली फ्लो कर रहा है। और अगर बाय चांस E1 इज लेस देन दिस, हाँ जी, फिर क्या होगा, फिर ये जो करंट यहां आया ये करंट अब दो पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब E1 के कारण करंट नहीं फ्लो करेगा, अब उल्टा हो गया। अब E1 डिस्चार्ज नहीं हो रहा, अब E1 चार्ज हो रहा है, उल्टा हो गया। और उल्टा हो गया तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर में देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर में, और ये देखो ये वाला करंट और ये दोनों करंट यहाँ पे आके फिर मिल जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हुए थे यहाँ पे आके फिर मिल जाएंगे। तो ये आप क्या नोटिस करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये आपका जो गिवन सर्किट है इसमें ये गिवन E1 और VAB की वैल्यू के बेसिस पे करंट डिवाइड होगा। अभी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। और हम यहाँ पे इस चीज को
इंश्योर करेंगे कि ये वाली जगह पर VAB जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन E1। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलना। और इंश्योर करना कैसे है? आपने इसके हेल्प से, रियोस्टेट के हेल्प से ये VAB को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि VAB की वैल्यू E1 से ज्यादा हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो ज्यादा है? जब आप जॉकी रखोगे डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ जाएगी। अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ गई तो इसका मतलब VAB की वैल्यू E1 से ज्यादा है। और अगर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट नहीं आई तो अब दो बातें हैं, या आपने कनेक्शन सही नहीं किए, कुछ आपने वो प्लस प्लस सही से नहीं जोड़े, या आपने कुछ गड़बड़ की है। और अगर आपने सब कनेक्शन सही जोड़े हैं तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो जो VAB है वो E1 से छोटा रह गया। आज समझ में आ रहा है कि आप पहले आप जॉकी को कहाँ रखोगे? पहले आप जॉकी को रखोगे यहाँ पे, और करंट जो है वो ऐसे E1 से होते हुए ऐसे आएगा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई। ये तो ऐसे ही आएगा। हाँ, अब जॉकी को आप रखोगे यहां पे। अब यहां पे दो डिफ्लेक्शन आ सकती हैं। आप प्रेफर करोगे कि कैसी डिफ्लेक्शन आए? आप प्रेफर करोगे कि डिफ्लेक्शन ऐसे आए कि यहां से ये करंट होते हुए ऊपर चला गया। तो अब गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो पहले से क्या होगी? ऑपोजिट। कैसे ऑपोजिट? पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था गैल्वेनोमीटर में, अब गैल्वेनोमीटर में करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर अब करंट ऑपोजिट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पे गिवन अपरेटस को बिल्कुल सही अरेंज किया। और अगर ऑपोजिट डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन में तो नहीं गलती। अगर कनेक्शन सही है तो फिर ये रियोस्टैट को कम करो। क्यों कम करो? ताकि VAB बढ़े। अच्छा, VAB बढ़े। अच्छा, VAB बढ़ाने के लिए आप रियोस्टैट की रीडिंग कम कर रहे हो, करते करते इसको 0 कर दिया, पर अभी भी नहीं हुई, तो फिर इस सेल को चेंज करो। क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल का जो EMF है दैट शुड बी ग्रेटर देन E1। क्योंकि अगर ये वाले सेल का E1 से छोटा है, फिर तो कुछ भी करी जाओ होएगा ही नहीं। क्योंकि ये जो E है उसी के कारण तो VAB बनेगा। वो E ही तो VAB जनरेट कर रहा है, और E VAB के इक्वल कब होगा? जब रियोस्टेट की रेजिस्टेंस 0 होगी। हाँ जी, सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये दो बातें जरूरी हैं, एक E की वैल्यू E1 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरा VAB की वैल्यू भी E1 से बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? अब आपको ये तो पता लग गया है कि यहां पे चौकी रखा तो डिफ्लेक्शन एक साइड आ रही है, यहां पे चौकी रखा तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड आ रही है। तो इसका मतलब बीच में कोई ऐसी जगह है जहां पे डिफ्लेक्शन 0 होगी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये अपना जॉकी लोगे और इसको इस वायर पे तब तक मूव करोगे जब तक आपके पास वो जगह नहीं आती जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती। जहां पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ गई, रीडिंग 0 मतलब डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। रीडिंग 0 का मतलब क्या है? नो डिफ्लेक्शन। जब नो डिफ्लेक्शन आई, इसका मतलब ये है कि अब सर्किट में, कौन से सर्किट में? ये वाले सर्किट में, ये वाले सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट में अब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। और अगर इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि VAJ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और E1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? इक्वल। क्योंकि देखो, जब E1 बड़ा था तो गैल्वेनोमीटर में E1 के करके डिफ्लेक्शन आ रही थी। जब VAB बड़ा था तो गैल्वेनोमीटर में VAB के कारण डिफ्लेक्शन आ रही थी। अब आपने जॉकी को मूव किया, डिफ्लेक्शन 0 आने का क्या मतलब है कि A से लेके J तक एंड E1, इन दोनों का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो अब इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करना
क्या हो गया, बंद हो गया। हाँ जी क्लियर है। और अब ध्यान से नोटिस करो, अगर करंट बंद हो गया तो इसका मतलब इस लाइन में करंट क्या है, जीरो है। और अगर इस लाइन में करंट जीरो है तो ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है। यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि अब ध्यान से देखो सेल जहां पे वो इवन लगा हुआ है, जहां पे वो इवन लगा है वहां पे अब करंट ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर देखो ना, गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाने का मतलब E1 में करंट, और अगर E1 में करंट नहीं है इसका मतलब अभी E1 के जो टर्मिनल्स हैं वहां पे क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस ईएमएफ है। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो तब आएगा जब सेल में करंट होगा, अब तो सेल में करंट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो ईएमएफ के इक्वल है। तो ये जो आपकी वैल्यू आई देखो, ये VAJ, ये ईएमएफ के इक्वल आई है। किसके आगे इक्वल, ईएमएफ। और आपको पता है कि ये जो VAJ है दैट इज इक्वल टू K इनटू लेंथ फ्रॉम A टू J, ये आपको पता है। और अगर इस लेंथ को मैं L1 कह दूं तो आपके पास VAJ की वैल्यू क्या होगी, K इंटू L1। तो इसका मतलब जो आपका E1 है उसकी वैल्यू क्या आ गई, K इंटू L1 आ गई। तो पहले सेल का आपने EMF निकाल लिया और पहले सेल का जो EMF है वो K इंटू L1 आ गया। अगर आपको K पता है, सपोज आपको अगर K पता है तो आप ये KL1 निकाल लो और EMF आ गया। अगर आपको KL1 नहीं पता तो ये आपने K इंटू L1 वैल्यू तो निकाल ही ली है। अब आपने दूसरा सेल लिया, अब हमने क्या कहा था, दो सेल को कंपेयर करना है। अब मैंने ये दूसरा सेल लिया, ये दूसरा सेल मेरा हो गया E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब मैंने क्या किया, यहां से ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया और यहां से ये कनेक्शन ब्रेक करके मैंने यही अब जो गिवन अरेंजमेंट है वो इसके साथ जोड़ दी। और यहां से अब ये कनेक्शन खत्म करके E2 को अब इसके साथ जोड़ दी। तो पहले मैंने E1 को जोड़ा था, अब किसको जोड़ दिया, E2 को। और जोड़ के मैंने फिर दोबारा वही काम किया, क्या किया, पहले जॉकी को ये पे रखा, करंट E2 के कारण फ्लो करेगा। फिर जॉकी को B पे रखा, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आनी चाहिए। डिफ्लेक्शन नहीं आई, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट, उसका मतलब VAB की वैल्यू E2 से कम है। समझ रहे बात को, तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आनी चाहिए। अब डिफ्लेक्शन ऑपोजिट आ गई, अब क्या करो, मूव करो। कब तक मूव करो, जब तक VAJ की वैल्यू यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन जनरेट ना करे। जब जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो फिर आप क्या नोटिस करोगे कि जीरो डिफ्लेक्शन आ गया तो नो डिफ्लेक्शन पे जो आपका VAJ है वो अब किसके इक्वल आ गया, E2 के। और वो किसके इक्वल आएगा, K इंटू ये न्यू लेंथ L2, क्योंकि नई लेंथ आ गई ना, न्यू सेल है तो उसका अपना EMF होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो E2 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, K इंटू L2। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, रेशियो निकालूं, तो अगर मेरे को K नहीं पता तो देखो मैं कंपेयर तो कर ही सकता हूं ना। देखो कि L1 L2 तो मैंने निकाल ही लिए हैं, तभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था कंपेयर। कि अगर मुझे K नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दो सेल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। हाँ जी देखो हो गए कंपेयर। जैसे अगर एक केस में मेरा जो L1 है सपोज वो आ गया 150, दूसरे केस में जो मेरा L2 है वो आ गया लेट अस से 300, तो मेरा L1 ओवर यहाँ पे मेरे पास L1 ओवर L2, E1 ओवर E2 विल बी इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब E2 की वैल्यू कितनी आ गई, चॉइस ऑफ E1। हो गए कंपेयर। और अगर बाय चांस इनमें से मैं एक स्टैंडर्ड सेल ले लूं, स्टैंडर्ड का मतलब जिसकी EMF पहले से लिखी हुई है, जैसे हम मार्केट से सेल लेके आए हैं उस पर लिखा हुआ है कि इसकी EMF 1.5 वोल्ट है। तो अगर मुझे पहले ही पता है कि इन दोनों में से एक की EMF मुझे पहले ही पता है, लेटे से मुझे E1 की वैल्यू पहले ही पता है कि 1.5 वोल्ट है, तो मैं दूसरे की निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मुझे स्मॉल के नहीं भी पता तो मैं दो सेल्स की EMF को कंपेयर कर सकता हूँ, और अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की निकाल सकता हूँ। तो देखो ये सब समझ में आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में देखो
आपको अपने आप नजर आ रहा है कि ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का निचोड़ है, मतलब ये क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट लग रहा है। क्योंकि करंट यहाँ पे आके करंट या तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, या फिर दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जब वी ए जे की वैल्यू और आपकी E2 की वैल्यू सेम हो जाए, तो इस लाइन में करंट फ्लो ही ना करे। और जब वो फ्लो नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये जो वायर के ऊपर एजे लेंथ है और जो सेल है, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये हमारे पास गिवन पोटेंशियोमीटर है। सो देखो समझ में आया। नेक्स्ट इज योर गिवन अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मेरे पास सेल है, मैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो मैं वो निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। कैसे? मेरे पास ये एक गिवन सेल है, इसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो गिवन सेल है इसको एक रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ अ जॉकी। और इसका जो ये पॉजिटिव साइड है इसको मैंने देखो ये गिवन पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव हाई पोटेंशियल वाली साइड से जोड़ दिया वायर के। और ये जो गिवन की है इसको हमने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया, तो ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मैंने ये जो गिवन जॉकी है इसको पहले ए पे रखा, तो करंट फ्लो कर रहा है E1 के कारण। फिर मैंने ये जॉकी को बी पे रखा और मैंने ये चीज़ इंश्योर की कि VAB की वैल्यू जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन E1। तो फिर गैल्वेनोमीटर में करंट की जो रिफ्लेक्शन है वो पहले से ऑपोजिट हो गई। अब मैंने ये जो गिवन जॉकी है इसको मूव किया, तो जब मैंने इसको मूव किया तो मेरे पास लेट से ये L1 वो जगह है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो E1 है और जो VA से लेके J तक पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों सेम है, और ये जो वैल्यू है ये K/L1 है। तो ये तो अभी हम करके ही हटे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो मेरा गिवन E1 है इस E1 को मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट किया विद द की K'। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और हमने पहले भी कहा था कि रेजिस्टेंस बॉक्स आपकी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होती हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस आपको पता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये एक अलग से आपने पैरेलल में सर्किट बना दिया। कैसे पैरेलल में? ये देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर भी कनेक्टेड है, और ये देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे भी कनेक्टेड है। और यहाँ पे अब आपने देखो क्या किया, ये जो गिवन की है इसको प्रेस कर दिया, तो अब आपने ये जो K' है इसको आपने प्रेस कर दिया, इसको आपने ऑन कर दिया। यहाँ पे K' जो था वो क्या था, ऑफ था। तो जब देखो ये K' ऑफ था, तो ये ना भी बनाओ तो मैटर ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि वो ऑफ है, उसका तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे अगर ये बना पड़ा है और मैंने इस की को भी प्रेस ही नहीं किया, तो ये नीचे वाला सर्किट है या नहीं है वो तो मैटर ही नहीं कर रहा। तो मैंने पहले इस K को क्या रखा हुआ है, K' को रखा है ऑफ, तो मेरे पास ये E1 आ गया। अब मैंने इसको कर दिया ऑन, इसको कर दिया ऑन। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसको ऑन करोगे ये करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा ना। हाँ जी, करेगा करंट फ्लो। और अगर ये करंट फ्लो करेगा तो ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे क्यों की करंट फ्लो कर रहा है, तो टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो अब V1 हो जाएगा।
हाँ जी, पता लगा क्यों V1 हो जाएगा? क्योंकि वो करंट नीचे फ्लो कर रहा है। कहाँ पे नीचे फ्लो कर रहा है? सर्किट में। अब आप इस जॉकी को मूव करोगे और जॉकी को आपने मूव किया और आपने नोटिस किया कि ये जो पोजीशन है ए जे डैश, ये जो पोजीशन है यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब आपने मूव किया तो आपने क्या, क्योंकि अब देखो ध्यान से देखो, वो पोटेंशियल डिफरेंस E1 नहीं रहा, अब पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो भी है, फिर भी देखो, अब ध्यान से देखो, ये नोटिस करो, ये जो सेल वाला करंट है ये तो गैल्वेनोमीटर में जा ही नहीं रहा। गैल्वेनोमीटर में तो वो ऊपर वाले सर्किट का करंट जा रहा है। तो ऊपर वाले सर्किट में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि गैल्वेनोमीटर की जीरो रीडिंग है, पर नीचे तो अभी भी करंट फ्लो कर रहा है। तो जो E1 है उसके अक्रॉस अब टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब E1 नहीं है, वो क्या है? V1 है। और अगर वो V1 है तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो V1 होगा वो VAJ डैश के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये V1 ऊपर भी तो कनेक्टेड है, ये देखो, ये V1 ये यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ये सारा सर्किट ये जैसे पहले कनेक्टेड था। तो ऊपर और नीचे पैरेलल में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि पैरेलल में वोल्टेज विल गोइंग टू बी रिमेन सेम। तो वो जो V1 है वो ऊपर और नीचे दोनों में वही रहेगा, टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में ऊपर भी वही रहेगा, पैरेलल में नीचे भी वही रहेगा। नीचे तो वो V1 आ ही रहा है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, हाँ ऊपर करंट फ्लो नहीं कर रहा, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। वो क्यों नहीं फ्लो कर रहा ऊपर? क्योंकि VAJ डैश और V1 की वैल्यू इक्वल हो गई है, क्योंकि वो इक्वल हो गई है क्यों, इसलिए अब उस लाइन में करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो अगर वो लाइन में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई K/L2। और अगर मैं ये E1 ओवर V1 का रेशियो निकालूं तो वो क्या आ जाएगा? L1/L2। अब याद करो जब हमने सेल्स को पढ़ा था तो हमने कहा था कि I इज इक्वल टू V बाय कैपिटल R और इट इज इक्वल टू E माइनस V बाय स्मॉल r और इट इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हाँ जी, याद है ये सब रिलेशंस? अब ये जो हमारे पास गिवन रिलेशंस हैं, इन गिवन रिलेशंस में अगर मैं इन दोनों को उठाऊं तो मेरे पास स्मॉल r विल बी इक्वल टू E माइनस V ओवर V इंटू कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास स्मॉल r की वैल्यू देखो क्या बनी, E ओवर V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। E क्या है? आपके सेल का EMF। V क्या है? उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे राइट नाउ गिवन केस में जो सेल है उसका EMF हम ले रहे हैं E1 और राइट नाउ जो हमारा गिवन सेल है उसके टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या लिख रहे हैं? V1। तो हमारा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो गिवन सेल का है वो हमारे लिए यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो वैल्यू क्या ले रहे हैं? दैट इज R1। तो हमारा यहाँ पे जो R1 आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? E1 ओवर V1 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। और कैपिटल R क्या है? कैपिटल R ये देखो, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जो आपने लगाया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आपको वैल्यू पता है और E/V आपने निकाल लिया है, वो L1 ओवर L2 है। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये जो R1 की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी? L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। और ये सारी वैल्यूज आपको पता है। कैपिटल R आपने पहले ही डिसाइड करके लगाया हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, और वो जो L1 L2 है वो आपने निकाल लिया। पहले आपने जो ये वाली की थी इसको ओपन रख के किया तो आपको E1 मिल गया, फिर आपने इस की को क्लोज कर दिया तो आपको V1 मिल गया, और फिर आपने वहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल ली। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का मेथड है। तो देखो जो सेल्स हैं उनका E और R हमने कहा था पहले डिसाइड हो जाता है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस पहले डिसाइड हो जाता है जब आप सेल बनाते हो। अब आपके पास एक सेल आ गया है, उसके ऊपर लिखा ही नहीं कि उसका EMF क्या है, उस पर लिखा ही नहीं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो आप ये पोटेंशियोमीटर के हेल्प से वो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्लियर है कैसे किया। अब देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या आ गया कि इन पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द नल पॉइंट इज एट x। तो नल पॉइंट का मतलब हो गया जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये x जो है ये आपका गिवन नल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है
जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 डिफ्लेक्शन दे रही है, नो करंट। स्टेट विद रीजन वेयर द बैलेंस पॉइंट विल बी शिफ्टेड। तो अब आपने बताना है कि बैलेंस पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करेगा। व्हेन resistance capital R is increased, keeping all other parameters unchanged। अभी बैलेंस पॉइंट आया हुआ है, क्वेश्चन में देखो बैलेंस पॉइंट आया हुआ है, और बैलेंस पॉइंट आया हुआ है और आपने इस R को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब ये R क्या है, रियोस्टेट है, क्योंकि ये देखो ये पोटेंशियोमीटर में लगा हुआ है, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, देखो ये, उसमें ये जो R है ये रियोस्टेट है। आपने इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज किया। क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो बैलेंस पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हम देखो यहाँ पे अगर इस R को इंक्रीज करेंगे तो R को इंक्रीज करने पे हमारे पास यहाँ पर V से लेके B तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो VAX की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अभी पीछे समझाया था कि अगर मैं रियोस्टेट की रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो AB के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, AB के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी। तो अगर AB के क्रॉस वोल्टेज कम होगी तो ये जो AX आपने निकाला है ये पहले से अब कम हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली A से लेके B तक वोल्टेज कम हो गई है, तो A से लेके X तक भी वोल्टेज कम होगी। अच्छा, पहले क्या था कि VAX वॉज इक्वल टू दिस E1, तभी ये बैलेंस पॉइंट था ना। अब क्या हो गया, अब आपका VAX क्या हो गया, E1 से कम हो गया, कम हो गया ना E1 से। तो बैलेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको अब न्यू पोजीशन जो है वो राइट साइड जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, रियोस्टैट का फंक्शन पता होना चाहिए। रियोस्टैट का फंक्शन अभी पीछे कर चुके हैं हम। तो अगर मैं R को बढ़ाऊंगा, रियोस्टैट की रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो AB के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी, तो जो A से लेके X है वो भी वोल्टेज कम हो गई। अगर वोल्टेज कम हो गई तो नल पॉइंट तो तभी था ना, क्योंकि AX और E1 की वैल्यू सेम थी, पर E1 तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, पर AX डाउन हो गया, तो अब नल पॉइंट हिल गया। नल पॉइंट बनाने के लिए AX को E1 के इक्वल कैसे करोगे, AX को बढ़ा के, बढ़ाओगे कैसे, लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो किधर को शिफ्ट होगा आपका जॉकी, किधर को जाओगे आप, टुवर्ड्स राइट साइड, तो आप B की तरफ जाओ। हाँ जी, क्लियर है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि रेजिस्टेंस S इज इंक्रीज्ड कीपिंग R कांस्टेंट। तो अगर मैं R को कांस्टेंट रखते हुए इस S को अगर इंक्रीज करूं, ये S क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है जो सेफ्टी के लिए लगाया है। रेजिस्टेंस बॉक्स तो तब लगेगा जब आप एक इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट विद की और लगाओगे। ये जो अभी आपने लगाया हुआ है ये तो आपके इस सर्किट का ही पार्ट है, और ये सेफ्टी के लिए लगाया था, तो ये सेफ्टी कर रहा है। तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे या कम कर दोगे उससे रीडिंग में नहीं फर्क पड़ेगा। ये तो सिर्फ इसलिए लगाया है कि अगर आप इस जॉकी को डायरेक्ट इधर लगाते हो तो कहीं गैल्वेनोमीटर बर्न ना कर जाए, सिर्फ इसलिए लगाया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए लगाया कि जब सिर्फ E1 के कारण गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है, तब ऐसा ना हो कि E1 इतना ज्यादा हो कि गैल्वेनोमीटर खराब हो जाए, तो वो तो सेफ्टी के लिए है। वो तो सिर्फ E1 पे जब यहाँ पे चौकी को रखना है तो गैल्वेनोमीटर खराब ना हो, इसलिए वो सेफ्टी के लिए लगाया है। उसके आगे पीछे मूव करने, उसके इंक्रीज डिक्रीज करने से आगे पीछे मूव करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके इंक्रीज डिक्रीज करने से पोटेंशियोमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे कि फॉर दिस देयर विल बी नो चेंज, चेंज नो चेंज, और यहां पे इसको हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। हाँ जी, समझ गए इसको। तो ये हमारे गिवन आंसर्स हैं, और हमें ये पेपर में ऐसे आएंगे क्वेश्चंस। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। टू स्टूडेंट्स X and Y perform an experiment on potentiometer separately using the circuit diagram shown here, keeping the things unchanged. X increases the value of resistance capital R.
तो दो स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों अलग अलग अपनी रीडिंग ले रहे हैं। तो पहले एक्स ने रीडिंग ली और एक्स ने क्या किया, एक्स ने जो कैपिटल आ रहा है उसकी रेजिस्टेंस को क्या किया, इंक्रीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड द चेंजेस अफेक्ट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इन ईच केस एंड वाई। तो दो अलग अलग केस हैं, एक्स ने कैपिटल आर को इंक्रीज किया है और वाई ने कैपिटल एस को डिक्रीज किया। ये कैपिटल एस है और ये कैपिटल आर। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस मेरा एक्स स्टूडेंट है, उसने इसको इंक्रीज किया। तो बताओ आपके नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो नल पॉइंट तो वही जो भी पीछे पढ़ के हटे हैं कि ये रियोस्टैट है, बढ़ाओगे तो ए से लेके बी तक की वोल्टेज कम हो जाएगी। तो ये जो अगर आपका नल पॉइंट ए से लेके जे तक है तो ये वाली वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो वी ए जे की वैल्यू कम हो जाएगी E1 से। तो इसको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए मैं लेंथ को क्या करूँगा, इंक्रीज। तो आई विल मूव टूवर्ड्स राइट। तो मेरा जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट दैट विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। नल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट हम करेंगे, हम जॉकी को राइट की तरफ मूव करेंगे तो नल पॉइंट आएगा। तो आपके नल पॉइंट में कहाँ फर्क पड़ेगा, नल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पार्ट आ गया कि जो आपका वाई स्टूडेंट है, अब वाई ने क्या किया, वाई ने इस एस को डिक्रीज किया। वाई ने एस को डिक्रीज किया। अब ये जहां से देखो, ये अब सेफ्टी वाला एस नहीं है, ये आपके इस सेल के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। और जब ये सेल के साथ पैरेलल में लगा है तो देखो ये सेल से करंट ये ऐसे घुस जा रहा है, क्योंकि ये की ऑन है। देखो की ऑन है, तो की ऑन है तो यहाँ से करंट जा रहा है। और अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे अब जो ईएमएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, V1। और वो जो V1 है, अगर मैं इस S को चेंज करता हूं तो क्या V1 पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो चीज लगी है ये पोटेंशियोमीटर के साथ तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। पोटेंशियोमीटर के साथ तो ये कैपिटल आर का लेना देना है। ये जो एस लगा हुआ है इसका तो पोटेंशियोमीटर के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका कनेक्शन तो इस सेल के साथ है। तो अब आपने ये देखना है कि अगर मैं इस एस को डिक्रीज करता हूं तो क्या यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है। तो हमने क्या स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था कि अगर मैं ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लूं तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल आर के साथ कंपेयर करूं तो जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपके ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या करेगी, ये गिवन वैल्यू इंक्रीज करेगी। हाँ जी, याद है ये। तो ये आर आपके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब मैं एस को डिक्रीज करूंगा तो V1 की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये देखो ग्राफ, अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो अगर आप इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर आप डिक्रीज करोगे तो ये वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो V1 की वैल्यू कम हो गई ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास नल पॉइंट क्यों था, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे। अब क्या हुआ, जब आपने S को डिक्रीज किया तो क्या हुआ, V1 कम हो गया। V1 कम होने का मतलब कि VAJ इज नाउ ग्रेटर देन V1। नल पॉइंट दोबारा लाना है, तो दोबारा लाने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए VAJ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए लेंथ को क्या करोगे, डिक्रीज। लेंथ को आप डिक्रीज करोगे। अगर लेंथ को डिक्रीज करोगे तो आपको ये डिक्रीज करने के लिए किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। तो आपको अब लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा कि मैं जब गिवन सर्किट में कोई चेंज ला रहा हूं तो मेरे उस चेंज लाने से किसकी वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, वायर ए बी पे फर्क पड़ रहा है या जो सेल मैंने लगाया हुआ है उस पे फर्क पड़ रहा है। जिस पे फर्क पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर दोगे। Now, two students X and Y perform an experiment on potentiometer separately using circuit given. Keeping other parameters unchanged, how will the position of null point be affected if X increases the value of capital R in the setup by keeping K1 closed and K2 open?
तो पहला जो केस है उसमें देखो K1 is closed and K2 is open, and if I increase the value of R, तो नल पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो सेम क्या फर्क पड़ेगा, जॉकी की पोजीशन राइट साइड हो जाएगी। तो ठीक है, क्लियर है ये तो। और दूसरा पार्ट, y decreases the value of s in the setup while K2 remains open and K1 is closed। तो अभी भी K2 is open and K1 is closed, और अगर मैं यहां पर s को डिक्रीज करता हूं तो अब क्या होगा? अब डिक्रीज कर रहे हो तो इस लाइन में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा क्योंकि ये ओपन है, और अगर ओपन है तो यहां पे अभी भी ईएमएफ ही आ रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं, तो वो रेजिस्टेंस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हेयर देयर विल बी नो चेंज। तो आपने जब क्वेश्चंस करने ना तो ऐसे ध्यान रखना है, समटाइम्स की ओपन क्लोज से भी हमारे आंसर्स में फर्क पड़ेगा। अगर यही कहता कि ये जो की K2 है दैट रिमेन्स क्लोज्ड, तो फिर वही आंसर होना था जो पीछे हमने किया था कि अगर मैं उसको डिक्रीज करूंगा तो मेरा V1 कम हो जाएगा और मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। A battery E1 of EMF 4 volt and a variable resistance are connected in series with the wire AB of potentiometer. The length of the wire of the potentiometer is 1 meter. When the cell E2 of EMF 1.5 volt is connected between the points A and C, no current flows through E2. Length of AC is 60 centimeter. Find potential difference between ends A and B of the potentiometer. तो यहाँ पे मैंने A से लेके B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A to B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ AB, and potential difference from A to C is directly proportional to length AC. And since here your galvanometer shows no deflection, so E2 and AC potential difference are equal, and E2 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है? 1.5 वोल्ट, या हमें दिया हुआ है कि E2 1.5 वोल्ट। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं तो VAB over 1.5 is equal to 100 over 60। तो VAB की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 वोल्ट। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 2.5 वोल्ट आ गई। हाँ जी, क्लियर है ये? Would the method work if E1 is replaced by a cell of 1 volt? अगर मैं इसको 1 वोल्ट कर दूं, इसको अगर मैं 1 वोल्ट कर दूं तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके काम करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि E1 शुड बी ग्रेटर देन E2 एंड VAB शुड बी ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 अभी ब्रेक होगा दो पार्ट्स में। E1 दो पार्ट्स में, एक VAB और फिर एक रियोस्टेट। तो E1 की वैल्यू अगर E2 से ही छोटी है, अगर E1 की वैल्यू E2 से ही छोटी है तो वो तो कभी भी VAB कभी भी E2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे ये वर्क ही नहीं करेगा। हाँ जी, क्लियर है ये बात? तो वी हैव फिनिश्ड विद पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट, पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक कंसेप्ट है जो डिस्कस करना है, तो वो नोट कर लो। देखो, हमने फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, हमने एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किया था कि एट अ डिस्टेंस r अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दैट इज 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर, और अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0 q बाय r। अच्छा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल प्लस होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल माइनस होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरी जो बॉडी है वो एक गिवन शेल है, अगर ये एक सॉलिड कंडक्टर है या ये एक शेल है, तो सॉलिड कंडक्टर में भी चार्ज हमेशा कहाँ होगा? आउटर सरफेस। और इसका रेडियस कैपिटल आर। तो फिर इसके अगर मैं आउटसाइड पॉइंट पे लूँ, तो आउटसाइड पॉइंट पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर स्केयर, और पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर। अगर मैं ऑन द सरफेस पे अगर देखूं, तो सरफेस पे 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर, एंड पोटेंशियल की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कैपिटल आर स्केयर, और पोटेंशियल वैल्यू आ गई कैपिटल आर। और अगेन वही है कि अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो ये पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। अच्छा, फिर इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर मैं इनसाइड हूँ, तो इनसाइड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 0, एंड इनसाइड जो आपका गिवन पोटेंशियल होगा वो सरफेस वाले पोटेंशियल के इक्वल है 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो ये तो हमने किया हुआ है। और इसका अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करूं, तो पोटेंशियल का जो ग्राफ है अगर मैं उसको नोटिस करूं विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो पोटेंशियल थ्रू आउट द सेंटर टिल द surface will be constant, and when you reach the surface the potential will start decreasing, और पोटेंशियल की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब मेन हम जो पढ़ रहे हैं वो ये कि अगर ये बॉडी एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी है तो फिर क्या होगा। अब मेरी ये जो बॉडी है ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी है, और इसका जो रो है वो यहाँ पे है कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पे है। पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो हो रहा है वो थ्रू आउट द बॉडी है, क्योंकि अब ये बॉडी नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज अब इसके सरफेस पे नहीं है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में है, और इसका रो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ आउटसाइड, लेटे से ये जो रेडियस है वो हमने आर मान लिया, तो मेरा जो गिवन डिस्टेंस है वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, अगर ये चार्ज जो है वो क्यू चार्ज है तो दैट विल बी क्यू ओवर स्मॉल आर स्केयर। और अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो वो होगा 1/4πε0 क्यू बाय स्मॉल आर। अच्छा, अगर मैं ऑन द सरफेस निकाल रहा हूँ, तो ऑन द सरफेस 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्केयर, और जो पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। और अब यहाँ पे जो मेन है वो इनसाइड, अगर मेरा पॉइंट इनसाइड है, क्योंकि हमने इनसाइड को नहीं स्टडी किया था विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो अगर मैं इनसाइड लूँ तो इनसाइड में हमारा जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1/4πε0 क्यू ओवर आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहता हूँ इनसाइड, तो उसकी वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 1/4πε0 क्यू ओवर आर क्यूब 1.5 कैपिटल आर स्केयर माइनस 0.5 इंटू स्मॉल आर स्केयर। तो ये जो वैल्यू है ये हमने याद रखनी है। कॉम्पिटिशन्स में हमें पोटेंशियल इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी भी आ सकता है, तो ये रिलेशन याद रखना है। और इसका स्पेशल केस वो तो पक्का ही आएगा। स्पेशल केस है कि एट सेंटर, अगर मैं एट सेंटर लूँ तो सेंटर पे जो मेरा स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा?
0, और अगर मैं इस स्मॉल r को 0 पुट कर दूं तो ये जो 1.5 है ये 3/2 है। तो 1.5 3/2 का मतलब कि एट सेंटर योर v will be equal to 1/4 pi epsilon naught q by r into 3/2. So that will be 3/2 times the potential on the surface. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो 3/2 टाइम्स द सरफेस होगा। कब? जब आपकी बॉडी जो है वो नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको आपने बेसिकली निकाला कैसे? ये फॉर्मूला लगा के डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने ये रिलेशन निकाला है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो इसलिए ये रिलेशन हमने डायरेक्टली याद रखना है। और अगर हम नॉन मेडिकल की बात करें, जेई मेंस एडवांस की, तो उसमें तो ये भी आ सकता है कि बॉडी इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r इज़ r/4, और वहाँ पे आपको पोटेंशियल दे दे और कह के कंपेयर करो, तो आपको फिर ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। हाँ, नीट के केस में अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे आए हैं कि जो सेंटर का पोटेंशियल है वो 3/2 टाइम्स है, पर फिर भी ये फॉर्मूला याद रखो, रिस्क नहीं लेना। हाँ जी, क्लियर है ये बात? और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, we plot a graph of variation of v from the center of the sphere, तो जो ग्राफ बनेगा that graph will be like this, means कि आपका जो ग्राफ होगा उसमें ये आप का जो पोटेंशियल है ये 3/2 टाइम्स, ये 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस हो गया क्योंकि ये आपका वो r है व्हेन यू आर ऑन द सरफेस। तो सरफेस का जो पोटेंशियल है आपका, जो एट द सेंटर पोटेंशियल आएगा वो 3/2 टाइम्स होगा, और उसके बाद इट विल बी सेम जैसे है ही है कि इट विल डिक्रीज रेसिप्रोकल। तो अगर मैं हॉलो या सॉलिड कंडक्टर की बात करूं तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, और अगर मैं नोटिस करूं ये, तो इसका ग्राफ ये चेंज आएगा, ये वाला चेंज आएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। हाँ जी, देखो क्लियर है ये। अब एक और चीज़ याद रखनी कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, सपोज हमारे पास एक लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, और इन्फिनाइट लॉन्ग वायर पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ तो इन पॉइंट्स का मैं पोटेंशियल नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, तो चार्ज की वैल्यू नहीं डिफाइन हो पाएगी। चार्ज की वैल्यू इसलिए डिफाइन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वायर है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, और चार्ज यहाँ पे इन्फिनाइट चार्ज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं वो निकाल सकता हूँ। तो हेयर वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट द पोटेंशियल। पोटेंशियल इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इन्फिनाइट लॉन्ग है, चार्ज ही इतना ज़्यादा है कि मैं उस चार्ज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे 2 पॉइंट्स हो गए A एंड B, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, दैट विल बी इक्वल टू योर लैम्डा over 2 pi epsilon naught log of r2 by r1, where r2 is final point and r1 is initial point। तो r2 by r1 मतलब ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक आपका फाइनल पॉइंट हो गया इनिशियल, और ये जो लॉग है ये कौन सा लॉग है? नेचुरल। अगर इसको LOG वाले log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। समटाइम्स न्यूमेरिकल, इसमें देखो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो जस्ट उसी वक्त आंसर आ जाएगा। तो ये बातें एक दो याद रखनी है रिलेटेड टू पोटेंशियल।